हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ की, संतुलित विकास के सिद्धांत की। जो संसार के अलग विकसित देश हैं उन देशों के आगे मेन प्रॉब्लम ये है कि आर्थिक विकास के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। जिस तरह से देखो, युद्ध को जीतने के लिए एक युद्ध नीति की आवश्यकता होती है, उसी तरह से देश के तीव्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी एक सुटेबल, एक उपयुक्त और उचित विकास नीति की भी आवश्यकता होती है। अलग विकसित देशों को निर्धनता के दुष्चक्र से छुटकारा पाने के लिए ये ज़रूरी है कि इन देशों द्वारा विकास की एक उपयुक्त नीति का चुनाव किया जाए। परंतु विकास की ये स्ट्रैटेजी या व्यूह रचना क्या हो, इसके बारे में अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। कुछ अर्थशास्त्री मतलब संतुलित विकास की पद्धति को अपनाने पर जोर देते हैं और कुछ अर्थशास्त्री असंतुलित विकास की पद्धति के पक्ष में तर्क देते हैं। तो इस तरह से विकास की जो व्यू रचना है वो दो तरह की हो सकती है। एक है थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ और दूसरी है थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। जो नर्कसे हैं, लुईस है, सिटोवस्की, मायर बाल्डविन, रोजनस्टीन, रोडान, ये सारे अर्थशास्त्री क्या मानते हैं, सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करके संतुलित विकास को महत्व देते हैं। और दूसरी तरफ हैं फ्लेमिंग, सिंगर, रोस्टोव, मार्क्स, हिर्शमैन आदि अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निवेश करके असंतुलित विकास का पक्ष लेते हैं। तो इस तरह से आर्थिक विकास की व्यूह रचना से संबंधित दो तरह के सिद्धांत हैं, थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ और थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। तो बैलेंस ग्रोथ का मतलब जान लें सबसे पहले कि संतुलित विकास क्या होता है और ये कॉन्सेप्ट मेनली दिया किसने है। तो संतुलित विकास का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन सबसे पहले किया है फ्रेडरिक लिस्ट ने। उन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड या वाणिज्य में संतुलन के सिद्धांत की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद फिर आर्थर यंग ने 1928 में ये बताया कि जो विभिन्न उद्योग होते हैं उनमें परस्पर निर्भरता पाई जाती है, इसलिए उनका एक साथ विकास किया जाना चाहिए। इसी तरह प्रोफेसर रोजनस्टीन रोडान ने भी अपने एक आर्टिकल का नाम है प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप में भी इस सिद्धांत का या इसके आधार पर अपने विचारों की विवेचना की। नर्कसे हैं, लुईस हैं, वो भी इस सिद्धांत के फेवर में ही आर्गूमेंट्स देते हैं। तो संतुलित विकास का मतलब क्या है? संतुलित विकास का जनरल सेंस में हम मीनिंग ले तो उसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न भाग हैं उनका सामूहिक रूप से विकास करना, ताकि कोई भी भाग आगे या पीछे ना रह सके। तो इस तरह से संतुलित विकास का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि है, उद्योग है, सिंचाई, विद्युत, परिवहन साधन, इनका समान रूप से विकास करना। अब हम एक डेफिनेशन ले लेते हैं किंडलबर्गर की। वो क्या मानते हैं संतुलित विकास के बारे में, उनके क्या विचार हैं। उनके अकॉर्डिंग बैलेंस ग्रोथ है जो बैलेंस ग्रोथ इम्प्लाइज दैट इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन ऑल सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज एट वंस, more or less along the lines of the slogan he said you can't do anything until you can do everything। मतलब उनका ये मानना है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का ही एक साथ विकास किया जाना चाहिए, तभी हम रियल सेंस में विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। मतलब संतुलित विकास सिद्धांत का आधार क्या है। जो संतुलित विकास की धारणा है वो राष्ट्रीय आय की मांग और पूर्ति दोनों पर ही डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब मांग और पूर्ति दोनों पक्षों का एक साथ विकास किया जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सप्लाई साइड की, पूर्ति पक्ष की। जैसे कि हम जानते हैं कि जो अलग विकसित देश हैं उनमें राष्ट्रीय आय या उत्पादन या पूर्ति जिसे हम कहें वो काफ़ी कम होती है। अब पूर्ति के कम होने का मेन कारण क्या है कि इन देशों में क्योंकि इनकम कम है इसलिए बचत कम होती है। बचत कम होने के कारण निवेश कम होगा और निवेश कम होने के कारण प्रोडक्टिविटी का लेवल कम रह जाता है और उत्पादकता कम होने के कारण आय कम हो जाती है। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि पूर्ति बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है, पूर्ति तभी बढ़ेगी जब निवेश को बढ़ाया जाएगा और निवेश तभी बढ़ेगा जब उद्यमियों को निवेश करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। मतलब उनका सारा का सारा उत्पादन बिक जाएगा और उन्हें लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि कई उद्योग एक साथ स्थापित किए जाएं।
तो पूर्ति पक्ष की ओर से संतुलित विकास की धारणा क्या कहती है कि विकासशील अर्थव्यवस्था है अगर, उसके विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ विकसित करना चाहिए ताकि विकास में कोई भी कठिनाई उत्पन्न ना हो। जैसे कि कृषि है, उद्योग है, आंतरिक व्यापार है, विदेशी व्यापार है, परिवहन है, इन सब का एक साथ विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिमांड साइड की, मांग पक्ष की। अब हम ये भी जानते हैं कि अलग विकसित देशों में क्योंकि इनकम कम है, क्योंकि गरीब हैं वो कंट्रीज़, इनकम कम होने के कारण उनकी क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इसलिए वस्तुओं की मांग कम रह जाती है। और मांग कम होने के कारण क्योंकि निवेश करने की प्रेरणा कम मिलती है, इसलिए निवेश भी कम हो जाता है। और निवेश कम होने के कारण जो प्रोडक्टिविटी का लेवल फिर कम हो जाता है, और इसी तरह से आगे प्रोडक्टिविटी के कारण आगे इनकम कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो डिमांड साइड क्या बोलती है कि मांग में कमी के कारण भी जो अल्प विकसित देश हैं वो विभिन्नता के दुष्चक्र से नहीं निकल पाते। तो इन देशों में मांग को बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है, मांग को बढ़ाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। तो मांग पक्ष की ओर से जो संतुलित विकास की धारणा है वो ये है कि बहुत से उद्योगों को एक साथ विकसित करना चाहिए ताकि वो सभी हैं एक दूसरे के कस्टमर बन सकें और सभी का माल बिक सके। इस संबंध में रोजेनस्टीन रुडान का एक उदाहरण है कि उनके अकॉर्डिंग मान लो एक जूते बनाने का कारखाना स्थापित किया जाता है, तो इस कारखाने से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं सभी को आय मिल जाएगी, परंतु वो अपनी सारी की सारी इनकम को जूते खरीदने में खर्च नहीं करेंगे। उन्हें दूसरी वस्तुएं भी चाहिए अपनी दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो इसलिए वे दूसरे उद्योग की वस्तुएं भी खरीदेंगे। इस प्रकार एक ही दिशा में अगर विकास किया जाएगा तो वो सफल नहीं होगा, और इसके विपरीत अगर एक साथ कई उद्योगों को डेवलप किया जाएगा, कई उद्योगों को एक साथ विकसित किया जाएगा तो ये कठिनाई दूर हो सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग बैलेंस्ड ग्रोथ कि संतुलित विकास से संबंधित जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए हैं संतुलित विकास के बारे में, उनको डिस्कस कर लेंगे। उनमें हम तीन मुख्य तरह के दृष्टिकोण लेंगे। एक है रोडान्स व्यू, दूसरा नर्कसे का व्यू, और तीसरा है लुईस के विचार क्या हैं बैलेंस ग्रोथ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोडान्स थियरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ की। रोजेनस्टीन रुडान ने, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, अपने आर्टिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप में ये संतुलित विकास के संबंध में अपने विचार दिए। उन्होंने संतुलित विकास की जो पद्धति है उसको एक बड़े धक्के के रूप में लागू करना चाहा है, या हम कहें वो एक बड़े धक्के के रूप में बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी को अप्लाई करते हैं। बड़े धक्के का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ न्यूनतम मात्रा में निवेश करना। इससे हम पिछले वीडियो लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ बिग पुश की बात कर चुके हैं, वही सारे विचार आपने इसमें डालने हैं रुडान के थ्योरी ऑफ बिग पुश से रिलेटेड जो बातें हमने की थी। अब उनका ये क्या मानना है कि संतुलित विकास क्या है, अनेक उद्योगों में एक साथ निवेश करने के संबंध में उन्होंने अपने जो विचार हैं उनको तीन तरह के आर्गूमेंट्स देके क्लियर किया है। वो तीन तरह की अविभाज्यताओं की बात करते हैं। सबसे पहली है सामाजिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति की अविभाज्यता, इंडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल, दूसरा है इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग्स। इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन थ्योरी ऑफ बिग पुश में करवा दी थी मैंने, यहाँ हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि रुडान का क्या मानना है कि अविभाज्यताएं पाई जाती है तीन तरह की, और जिसके कारण एक बहुत मतलब एक न्यूनतम मात्रा में निवेश इकोनॉमी में ज़रूरी हो जाता है। अगर वो न्यूनतम मात्रा का निवेश नहीं किया जाएगा तो इकोनॉमी जो है वो विकास के पथ पर लगातार अग्रसर नहीं रह सकती। तो सबसे पहले उन्होंने सामाजिक ऊपरी पूंजी की बात की। उन्होंने क्या बात की कि अलग विकसित देशों में अगर मान लो उपभोक्ता उद्योग या पूंजीगत उद्योग लगाने हैं तो उन उद्योगों की स्थापना से पहले कुछ सामाजिक ऊपरी पूंजी जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जो सोर्सेज ऑफ पावर हैं, सिंचाई की सुविधाएं हैं जिसको हम बोलते हैं शक्ति के साधन, यातायात, संचार, सिंचाई सुविधाएं, रेलवे, इन सब का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए और इन सब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक बहुत अधिक मात्रा में निवेश की।
तो इनके विकास पर कम मात्रा में निवेश करने से काम नहीं बनेगा। अगर हमने ये चीज़ें डेवलप करनी है इकोनॉमी में तो कम मात्रा में निवेश करने से काम नहीं चलेगा कि मान लो 1 या 2 शहरों के बीच रेलवे लाइन बिछा दी या सड़कें बनाने से काम नहीं चलेगा, तो सब जगह ही रेलवे लाइन बिछानी पड़ेंगी, तो उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में निवेश की ज़रूरत है। तो इसलिए वो एक साथ न्यूनतम मात्रा में निवेश की बात करते हैं, जिसे उन्होंने बिग पुश का नाम दिया। तो उनका क्या मानना है कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की, उससे कम मात्रा में निवेश करने से काम नहीं चलेगा। इकोनॉमी में बिट बाय बिट इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, एक बड़ा धक्का चाहिए निवेश का, तभी इकोनॉमी विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगी। दूसरा वो मांग की अविभाज्यता की बात करते हैं। मांग की अविभाज्यता का मतलब होता है कि विभिन्न उद्योगों के जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन हैं, उनका एक दूसरे पर निर्भर करना। विभिन्न उद्योगों द्वारा अगर मान लो अलग अलग निवेश संबंधी निर्णय लेने से क्या होगा, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं, उनकी मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा होने की संभावना बनी रहती है। फिर ये बार बार वही एग्जाम्पल आता है जूतों वाला। उन्होंने ये जूतों वाला एग्जाम्पल उड़ान का ही है कि उन्होंने मान लो एग्जाम्पल दिया कि मान लो एक जूता उद्योग लगा दिया, एक देश ने अपनी सारी पूंजी को जूता उद्योग में लगा दिया, तो उसका क्या रिजल्ट होगा कि उद्योग द्वारा जूते का जितना उत्पादन किया जाएगा वो जो मांग है पूर्ति की तुलना में बहुत ही कम होगी। क्यों? क्योंकि जूता उद्योग में जो काम करने वाले श्रमिक हैं वो अपनी सारी आय को जूता खरीदने में थोड़ी खर्च करेंगे, दूसरी चीज़ों को खरीदने में भी खर्च करेंगे। इसके विपरीत देश की जो पूंजी है किसी एक विशेष उद्योग में निवेश न करके एक साथ कई उद्योगों में निवेश की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, सभी उद्योगों में जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनकी इनकम बढ़ेगी और वो एक दूसरे की बनी वस्तुओं के कंज्यूमर बन जाएंगे और इस तरह से मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो इस उदाहरण से ये स्पष्ट किया उन्होंने कि उद्योगों की स्थापना अलग अलग करने की बजाय एक साथ करना ज़रूरी है। तो इसी कारण अलग विकसित राष्ट्रों में ऊंचे पैमाने पर अधिक मात्रा में निवेश करना ही अधिक लाभप्रद रहेगा, या एक बड़ा धक्का निवेश का चाहिए, क्योंकि मांग में भी अविभाज्यता पाई जाती है। फिर उन्होंने तीसरी अविभाज्यता की बात की, बचत की पूर्ति की अविभाज्यता। बचत की पूर्ति की अविभाज्यता के संबंध में वो क्या आर्गुमेंट्स देते हैं, उनके अकॉर्डिंग कि न्यूनतम अधिक मात्रा में निवेश करने के लिए क्या चाहिए, बचतें बहुत अधिक चाहिए, क्योंकि बचतें जितनी ज़्यादा होंगी तभी निवेश ज़्यादा होगा। और बचतें क्योंकि इनकम इलास्टिक होती हैं, आय सापेक्ष होती हैं, और क्योंकि बचतें तभी ज़्यादा होंगी जब आय ज़्यादा होगी, और आय का लेवल बढ़ाना है तो भी उनके अकॉर्डिंग अधिक मात्रा में निवेश करना ज़रूरी है। मतलब क्या, निवेश बढ़ाने के लिए बचतें बढ़ानी है, बचतें तभी बढ़ेंगी जब आय बढ़ेगी, और आय तभी बढ़ेगी जब अधिक मात्रा में निवेश किया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह की अविभाज्यताओं की बात बताकर बड़े धक्के के सिद्धांत के रूप में संतुलित विकास के सिद्धांत को क्लियर किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्कसे के विचारों की। प्रोफेसर नर्कसे ने प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही इस सिद्धांत की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है। उनके अकॉर्डिंग जो अलग विकसित देश हैं उनमें विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी पाया जाता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं नर्कसे की थ्योरी लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। क्या मानते हैं वो कि निर्धनता का दुष्चक्र है और जो कि इनके विकास में बाधा डालता है। तो जब तक गरीबी का दुष्चक्र या निर्धनता का दुष्चक्र समाप्त नहीं होगा तब तक जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो विकास नहीं कर पाएंगी। तो नर्कसे ने निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए ही संतुलित विकास के सिद्धांत का समर्थन किया है। उनके अकॉर्डिंग संतुलित विकास का मतलब है विभिन्न तरह के उद्योगों में एक साथ सामूहिक निवेश करना है ताकि गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सके। उनका क्या मानना है कि जिस तरह से मनुष्य की स्वस्थ जीवन के लिए और लंबी आयु के लिए एक बैलेंस्ड डाइट या संतुलित भोजन ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से अलग विकसित देशों का भी विकास करने के लिए संतुलित विकास की आवश्यकता होती है। तो नर्कसे के संतुलित विकास सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी राष्ट्र में जो उपलब्ध पूंजी है उसको केवल एक ही उद्योग में ना निवेश करके उसे विभिन्न परस्पर सहायक उद्योगों में लगाना चाहिए ताकि सभी उद्योगों का समान विकास हो सके। तो अर्थात अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में और उद्योगों में एक साथ निवेश करने को ही संतुलित विकास कहा जाता है।
उनके अकॉर्डिंग अगर मान लो एक उद्योग में निवेश कर दिया जाएगा तो ये बहुत ही रिस्क वाला काम होगा, जोखिम वाला काम होगा, क्योंकि एक उद्योग में ही निवेश करेंगे तो ना तो उससे मांग बढ़ेगी, ना बाज़ार का साइज़ बढ़ेगा, और ना ही निवेश करने की प्रेरणा में वृद्धि होगी, बल्कि क्या होगा, फ्यूचर में उस उद्योग की जो डिमांड है वो बिल्कुल घट जाएगी और उस उद्योग के ठप होने का भय बना रहता है। और यहाँ पे भी वो अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने भी रोजेंस्टीन रोडान का जूता उद्योग वाला उदाहरण देकर उसको क्लियर किया है। वही सेम चीज़ आपने वहाँ पे डालनी है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लुईस के विचारों की बैलेंस ग्रोथ के बारे में। तो लुईस क्यों मानते हैं, लुईस क्यों इस बात में एग्री है कि संतुलित विकास ही पद्धति को ही अपनाया जाना चाहिए विकास करने के लिए। तो वो अपने दो तरह के आर्गूमेंट्स देते हैं इस बारे में। उनके अकॉर्डिंग संतुलित विकास अगर होगा तो उसके फलस्वरूप जो देश में जो उत्पादन है आय की मांग लोच के अकॉर्डिंग हो सकेगा, मतलब देश में जो प्रोडक्शन है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग हो पाएगा, क्योंकि जब इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगी तो इनकम में वृद्धि होगी और आय बढ़ेगी तो उन वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी जिनकी मांग आय लोचशील है या हम कहें इनकम इलास्टिक है। और अगर इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ पाता तो क्या होगा, विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह के बॉटलनेक्स या अवरोध उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन अवरोधों को दूर करना है अगर हमें, तो संतुलित विकास पद्धति को ही अपनाया जाना चाहिए। फिर दूसरा आर्गुमेंट्स वो देते हैं कि असंतुलित अगर विकास पद्धति अपनाते हैं, असंतुलित अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं अगर, उसके अपनाए जाने पे क्या होगा, विभिन्न क्षेत्रों की जो कीमतें हैं उसमें असमानता उत्पन्न हो जाएगी। एक क्षेत्र में कीमतें हैं वो दूसरे क्षेत्र की तुलना में कम या अधिक भी हो सकती हैं। तो इस कारण प्रतिकूल शर्तों के कारण उन्हें हानि उठानी पड़ सकती है। तो वो उनका क्या मानना है कि अगर हम चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में तुलनात्मक कीमतें समान बनी रहें, इसके लिए भी संतुलित विकास पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने अभी बात की कि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या है, और इसके बारे में 3 तरह के हमने अर्थशास्त्रियों के विचारों की बात की। नेक्स्ट हम इस पद्धति के लाभ और जो हानियां हैं या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।